तभी सीन कट होकर हमें जोका और सभी ब्रदर्स को दिखाया जाता है और वे सभी आज रात पार्टी करने की प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन तभी दो लोग दरवाजा खोलते हुए कहते हैं तुम सभी को तुरंत ही बाहर आना होगा। इस पर सेकंड ब्रदर कहता है अब क्या हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है ये योमेंग होता है जो सभी लोगों से कहता है वायरोंगनर्स के कुछ लोग 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर आ रहे हैं। फिर हमें सीन कट होकर वायरोंगनर के जनरल को दिखाया जाता है जो 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ ही बढ़ रहा था और इसका नाम योन मुडो है। तभी सीन कट होकर हमें वुफेन को दिखाया जाता है जो कहता है आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे माउंटेन पर फिर से आने की, और लगता है कि वे पुराना सबक भूल गए हैं। और अपने ब्रदर से कहता है तो चलो सभी लोग हम तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस पर वे सभी लोग वहां से जाते हुए कहते हैं हम आज वायरोंगनर्स के सभी लोगों के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। फिर उन सभी को जाते हुए देखकर रियोशी कहती है तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो और क्या तुम सभी को रेस्ट की जरूरत नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्लेस हेडक्वार्टर से भी ज्यादा बिजी है। फिर हमें सीन कट होकर एक दिन पहले का वायरोंगनर्स के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन बेग जो बेग से मर्चेंट यूनियन का मेंबर है उसे योन मुडो ने बुलाया था और वो उसका इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से जाते हुए कहता है लगता है कि मेरा टाइम फोकट में वेस्ट हो गया। तभी योन मुडो वहां पर आ जाता है और मास्टर ली को आवाज लगाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए। फिर मास्टर ली उससे कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है और तुम वायरोंगनर्स पर जो बैन है उसे कैसे हटाने वाले हो। इस पर योन मुडो कहता है मेरे पास कोई स्पेशल प्लान नहीं है, लेकिन मैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर जाकर उन सभी 10 ब्रदर्स का सामना करने वाला हूँ। फिर उसकी बात सुनकर मास्टर ली हैरान होते हुए कहते हैं क्या तुम अकेले ही उनका सामना कर पाओगे। इस पर योन मुडो कहता है उन्होंने भले ही अपना नाम बना लिया हो लेकिन फिर भी वो है तो बैंडिट्स ही। तभी हमें सीन कट होकर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो योन मुडो से कहता है हम 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, क्या सब कुछ सही होगा। इस पर योन मुडो हंसते हुए कहता है हाँ इसकी चिंता तुम मत करो, और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है हा 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 वो 10 ब्रदर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसे ऐसा करते हुए देखकर वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है वायरोंगनर्स पर बैन उनके ही लड़की के कारण लगाया गया है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर कोई तीर से अटैक कर देता है और वो तीर बड़े तेजी से जाकर उन दोनों के बीच में गिर जाता है। फिर इसे देखकर वायरोंगनर्स के कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं वहां पर कौन है बाहर आ जाओ। तभी वहां से 10 ब्रदर्स सामने आ जाते हैं। फिर उन्हें देखकर वे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 ब्रदर्स है। तभी योन मुडो भी उन्हें देखकर अपने दांत पीसते हुए कहता है आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें उन सभी ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहे थे। तभी वुफेंग चिल्लाते हुए कहता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, वैसे भी हमने वायरोंगनर्स के सभी मेंबर्स पर बैन लगाया है इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर योन मुडो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं वायरोंगनर के ब्लू ड्रैगन स्क्वाड का लीडर हूँ और मुझे 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 ब्रदर से मिलकर अच्छा लगा। तभी सेकंड ब्रदर कहता है अपना मुंह बंद रखो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब नीचे रखो और यहाँ से चलते बनो। फिर सेकंड ब्रदर की बात सुनकर योन मुडो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। फिर हमें जोका को दिखाया जाता है जो योन मुडो को देखकर अपने मन में कहता है ये आदमी तो मुझे फेमिलियर सा लग रहा है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है हाँ ये तो वही है, और पास्ट को याद करते हुए कहता है जब मेरे सभी ब्रदर्स मुझे मारते थे तब वो वहां पर सिर्फ मुझे मुस्कुराते हुए ही देखता था। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। योन मुडो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तुम लोग एरोगेंट हो, मैंने तुमको अपनी रिस्पेक्ट शो की थी लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसके वर्थ नहीं हो और मैं आज तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी योन मुडो की ऐसी बात सुनकर जोका तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें योन मुडो को दिखाया जाता है जो घबराते हुए अपने मन में कहता है इस लड़की की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, मैं तो इसे ठीक से देख भी नहीं पाया। तभी जोका उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है वायरोंगनर कभी भी ग्रेट नहीं रहा, और हमें दिखाया जाता है जोका के थप्पड़ के वजह से योन मुडो के मुंह से खून निकलने लगता है और जैसे तैसे कर कर वो अपने आप को गिरने से संभाल लेता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस पर जोका उसे चिढ़ाते हुए कहता है लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा जोर से लगी है। फिर योन मुडो चिल्लाते हुए कहता है आज तो तुम गए काम से, और ब्लू ड्रैगन स्क्वाड को ऑर्डर देते हुए कहता है इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना।
यह सब देखकर जोका के 10 ब्रदर्स भी तुरंत ही नीचे आ जाते हैं और जोका के ट्रेनिंग की वजह से वे लोग वैसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। फिर वे सभी लोग ब्लू ड्रैगन स्क्वाड के एक एक मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। फिर ये सब देखकर योनमुडो हैरान होते हुए कहता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी जोका उससे कहता है तुम्हारा ब्लू ड्रैगन स्क्वाड हमारे 5 स्ट्रांग होल्ड के सामने सिर्फ कचरा है। फिर जोका के मुंह से इस बात सुनकर योनमुडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपने सोरिंग ड्रैगन से अटैक करते हुए कहता है आज तक तुम गए काम से। इस पर जोका उसके अटैक से बचते हुए एक जंप लगा कर कहता है ये तो सोरिंग ड्रैगन अटैक है, क्या उस औरत ने इसे भी ये अटैक सिखाया है। फिर योनमुडो के सिर के ऊपर एक मुक्का लगाते हुए कहता है ये कैसे लगा तुम्हें। फिर हमें दिखाया जाता है जोका का मुक्का खाकर योनमुडो बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। तभी जोका उसकी तरफ देखकर कहता है तुम तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा वीक थे। फिर हमें कहानी सुनाने वाला कहता है इसी तरह जोका ने योनमुडो को हरा दिया और उसकी स्वॉर्ड को अपने पास रख लिया। तभी हमें जोका को भी दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड को पकड़कर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है और इसी तरह 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 ब्रदर्स ने मिलकर वायरोंगिनोर्स के ब्लू ड्रैगन स्क्वाड को हरा दिया और उनके सभी माल पर कब्जा कर लिया और इसी खुशी में उन लोगों ने रात में एक फेस्टिवल को रखा। तभी हमें वो पेंग को दिखाया जाता है जो जोका की स्वॉर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान था और जोका से कह रहा था ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा प्रीशियस स्वॉर्ड है। इस पर जोका भी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है ये वायरंगविनर की स्वॉर्ड है, वैसे भी ये इतनी भी ज्यादा बुरी स्वॉर्ड नहीं है तो इसलिए मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ। तभी चाय की दोस्त जोका से कहती है क्या तुम्हें स्वॉर्ड पसंद है और क्या तुम आज से ब्लेड का यूज नहीं करने वाले हो। इस पर जोका भी कहता है हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज से स्वॉर्ड का यूज करूं क्योंकि मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ फाइट कर रहा था और स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ जो फाइट हुई थी उसको याद करते हुए कहता है स्वॉर्ड सुप्रीम ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ब्लेड के बजाय स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए क्योंकि मेरा पोटेंशियल ब्लेड की वजह से ही रुका था। तभी रियोशी उसके काफी ज्यादा करीब आकर कहती है वैसे भी जोका तुम हो ही कमाल के। इस पर जोका कहता है लेकिन तुम मेरे इतनी ज्यादा करीब क्यों हो, क्या तुम्हें दूसरी और कोई जगह नहीं मिली है। फिर जोका की बात सुनकर योशी अपने मन में कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर जोका से कहती है लेकिन तुम वायरंगमेनर से इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो, वैसे भी तुम दोनों की मार्शल आर्ट भी बिल्कुल ही सेम थी और तुम्हारे ये लाल बाल बिल्कुल ही उस आदमी के जैसे ही थे, क्या तुम वायरंगमेनर से बिलोंग करते हो। इस पर जोका उससे कुछ भी नहीं कहता। फिर रियोशी उसे देखकर अपने मन में कहती है उसके जजमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर ही उसके साथ कुछ तो हुआ है लेकिन वो ये सब कुछ मुझको बताना नहीं चाहता। खैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकती लेकिन मैं वायरंगमेनर और जोका के बीच के रिलेशनशिप को खुद से ही पता कर लूंगी। तभी चाय की दोस्त उससे कहती है जोका वायरंगमेनर का यंगेस्ट सन है लेकिन उन गिनोने लोगों ने जोका को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुली किया और जोका को एक कालको ट्री में मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर ये सब कुछ बात सुनकर रियोशी जोका से कहती है क्या सचमुच वायरंगमेनर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तभी जोका उन दोनों से कहता है अब बस हुआ, मेरे पास्ट को याद करने से कोई फायदा नहीं है इसलिए इस बात को दोबारा मत करो। फिर रियोशी से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो फेम भी कहता है हाँ मैं भी यही पूछने वाला था। और जोका ने जो वायरंगमेनर्स पर बयान लगाया है क्या उससे ग्रीन फॉरेस्ट पर कोई प्रॉब्लम आ गई है या हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन ने जोका के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। इस पर रियोशी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने तो सिर्फ मुझे इस सिचुएशन की जांच करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तभी जोका कहता है चाहे वो बाघ टोपी वाला आदमी कुछ भी कहे मैं इस बैन को नहीं हटाऊंगा। इस पर रियोशी अपने मन में कहती है बाघ टोपी, क्या वो मेरी डैड की बात कर रहा है। फिर वो जोका से कहती है और मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस बैन को हटाओ। तभी चाय की दोस्त कहती है अब जबकि ग्रीन फॉरेस्ट ने खुद हमें इसकी परमिशन दे दी है तो हमें वायरंगमेनर से बदला लेना चाहिए। इस पर सेकंड ब्रदर भी कहता है हाँ उन्होंने जो हमारे जोका के साथ किया है उसके लिए हम उन्हें पूरी तरह से कुचल देंगे और उनकी ऐसी हालत करेंगे कि वो अपना मुंह किसी को दिखा भी नहीं पाएंगे। फिर वे सभी मिलकर प्लानिंग बनाने लगते हैं कि वायरंगमेनर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करें। तभी रियोशी जोका से कहती है जोका तुम तो सचमुच कमाल के हो क्योंकि तुम्हारी सारी फैमिली तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रॉपरली रिवेंज लेना चाहिए। यह सुनकर जोका भी हंसते हुए कहता है हाँ हमें प्रॉपरली रिवेंज लेना होगा। फिर हमें सीन कट होकर 5 दिनों के बाद कई सारे लोगों को दिखाया जाता है और
नाइन ग्रेड सेक्ट को भी जो लुयांग ऑर्थोडॉक्स अलायंस में आए थे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने नाइन ग्रेड सेक्ट को एक मीटिंग के लिए यहाँ पर बुलाया था। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो। फिर अपना हाथ उठाते हुए कहता है, यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लीडर जांग गानगो यानी कि स्टॉर्म ब्लेड यहाँ पर है। तभी एक आदमी वहां पर आकर कहता है, अगर अलायंस लीडर की परमिशन है तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इस पर अलायंस लीडर भी उसे परमिशन दे देते हैं और इस आदमी का नाम जेगल है जो चीफ एडवाइजर है। फिर चीफ एडवाइजर सभी लोगों से कहता है, पहले तो मैं तुम सभी का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ यहाँ पर आने के लिए, और मुबे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और तुम सभी को ये पता चल ही गया होगा कि तुम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। योमेन कल्ट की लड़ाई के कारण, वो लड़ाई जिसमें केवल हेवन सेक्ट के लीडर और वायरोमिनर्स का बेस्ट सोर्समैन ही जिंदा बच कर आए हैं, और हमने जो देखा उसके मुताबिक उनका कमांडर चाओ सॉर्डिमन चेओक चिनकयुंग था। वैसे भी आप सभी में से कई लोगों को ये पता होगा कि उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक 10 साल पहले उतनी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन हेवन सेक्ट के लीडर ने जब उसकी स्वॉर्ड का सामना किया तब उनको पता चला कि कमांडर चाओ सॉर्डिमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वो लगभग हमारे टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के इक्वल हो गया है, और उसके सबऑर्डिनेट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने ये डिटरमाइंड किया है कि उनके पास जरूर ही सुपर पावर्स है और उनने ये पावर मॉन्क को सेक्रीफाइस करने से मिल जाती है। इस पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या योमेन कल्ट फिर से वापस आ गया है और क्या अब उनके पास सुपर पावर्स भी है। तभी चीफ एडवाइजर चिल्लाते हुए कहता है, इसलिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने इस पावर के खिलाफ खड़े होने के लिए यहाँ पर एक टूर्नामेंट रखी है, और इस टूर्नामेंट की वजह से हमें कुछ हीरोज भी मिल जाएंगे और ये हीरोज इविल डिमंस के खिलाफ लड़ने के लिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस की मदद करेंगे। और इसी तरह मैच शुरू हो जाता है। हमें हेवन सेक्ट के आदमी और ऑर्थोडॉक्स अलायंस के आदमी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, और इसी तरह से ये टूर्नामेंट शुरू हो गया जिससे कुछ हीरोज निकल कर सामने आएंगे और वे सभी हीरोज ऑर्थोडॉक्स अलायंस की मदद करेंगे योमेन कल्ट के साथ लड़ने में। तभी हमें मिस बेक को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो लोग वायरोमिनोर्स का नाम यूज करते हुए यहाँ पर फेमस हो रहे हैं और ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। फिर वो मुबेक से कहती है, मुबेक तुम्हें अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर अपनी मैच को जीतना होगा और इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्या तुम समझ गए। इस पर मुबेक कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर ये सब देखकर मिस बेक गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। वैसे भी तुम्हें फैमिली के हेड होने के रूप में वारागमेनोर को पूरी तरह से रिबिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर मुबेक कहता है, माँ इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, वैसे भी मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। फिर मिस बेक भी खुश होते हुए कहती है, हाँ मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, वो जरूर ही वारागमेनोर्स को अपने दम पर फिर से रिबिल्ड कर सकता है और इसलिए तुम्हें इस टूर्नामेंट को किसी भी तरह से जीतना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर मुबेक अपने मन में कहता है, लेकिन मदर मैं पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ हूँ। तभी हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। हेवन सेक्ट का आदमी ऑर्थोडॉक्स अलायंस के सेक्ट के आदमी से हार चुका था। फिर रेफरी उन दोनों से कहता है, तुम लोग पीछे हट सकते हो, अब अगला क्लैन कौन सा है। तभी मिसबेक कहती है, जाओ मुबेक और वायरंग मिनोर्स की असली पावर सबको शो करो। इस पर मुबेक ठीक है मदर कहकर वहां से जंप लगाकर टूर्नामेंट में पहुंच जाता है। फिर मुबेक को देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो वायरंग मिनोर्स का बेस्ट सॉर्समैन यॉन मुबेक है। फिर ये सब कुछ देखकर मुबेक का ब्रदर अपनी माँ से कहता है, मदर भाई तो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तभी हमें मुबेक को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, मैं वायरंग मिनोर्स का हेड हूँ और मैं आज तुम सभी को ये दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूँ। फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे में बात कर रहे थे और कह रहे थे, ये लड़का काफी ज्यादा स्किलफुल है। तभी दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम उस पर डाउट कर रहे हो जबकि उसने योमेन कल्ट के साथ लड़ाई की है और जिंदा बचकर भी आया है। फिर तीसरा आदमी कहता है, लेकिन मैंने ये रूमर सुने हैं कि वायरोमिनर्स को कुछ बैंडिट्स ने मिलकर हराया है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो टूर्नामेंट की तरफ ही आगे बढ़ रही थी और ये होती है हमारी मिस यॉन। और उसे देखकर एक आदमी कहता है, ये तो स्वॉर्ड किंग की बेटी है नामगुंग यॉन। फिर हमें बताया जाता है नामगुन यॉन का एक टाइटल भी है और उसका टाइटल है द फ्लावर ऑफ टेलीपैथ।
फिर उसे देखकर मुबेक हैरान होते हुए कहता है, मिस यॉन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तभी कहानी सुनाने वाला कहता है, और इसी तरह से इस टूर्नामेंट की अपीयरेंस नामकुन यॉन की आने की वजह से पूरी तरह से चेंज हो गई और सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि नामकुन यॉन की ये पहली पब्लिक बैटल है। तभी दो लोग कहते हैं जैसे कि रूमर्स थे वो तो सचमुच ही फ्लावर की तरह ही दिखती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इस मुरिम दुनिया की सबसे टैलेंटेड गर्ल है। फिर मिस बेक उन दोनों की बात सुनकर गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है, उस लड़की ने यहाँ पर आकर सभी लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया है, और चिल्लाते हुए प्रिंसेस से कहती है, आखिर तुम यहाँ पर आकर माहौल क्यों खराब कर रही हो? फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो मिस बेक के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी मुबेक कहता है, प्रिंसेस आपसे मिलकर काफी ज्यादा समय हो गया है, आप कैसी हो? और अगर आप यहाँ पर है तो जरूर ही आपके मास्टर भी यहाँ पर होंगे। इस पर प्रिंसेस उसको भी कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर उसे देखकर मुबेक अपने मन में कहता है, आखिर इसे क्या हुआ है? लगता है कि वो किसी बात से नाराज है। तभी प्रिंसेस का मास्टर आवाज लगाते हुए मुबेक से कहता है, ये मैं हूँ नामगुन च्यून, और हम यहाँ पर फादर के रिप्लेसमेंट पर आए हैं। फिर ये सब कुछ सुनकर प्रिंसेस तुरंत ही अपने मास्टर को रोक देती है, और ये सब कुछ देखकर उसके मास्टर मुबेक से कहते हैं, लगता है कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती है तो तुम तैयार हो जाओ। तभी प्रिंसेस मुबेक के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तान देती है, और ये देखकर मुबेक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी प्रिंसेस तुरंत ही मुबेक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और तुरंत ही उसके करीब जाकर एक स्लैश को लगा देती है। इस पर मुबेक थोड़ा पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, ये तो शुरू से ही अपना बेस्ट दे रही है, और तुरंत ही अपना स्टैंस लेते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने अटैक को प्रिपेयर करना होगा। फिर वहां से जंप लगाकर प्रिंसेस के ऊपर अटैक को कर देता है, पर प्रिंसेस भी तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है, और हमें ऑडियंस को भी दिखाया जाता है जो उन दोनों की फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। कुछ लोग तो तालियां बजाते हुए कह रहे थे, ये दोनों तो सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। तभी एक आदमी कहता है, मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस इतनी ज्यादा स्किलफुल होंगी जैसे कि उम्मीद की थी स्वॉर्ड किंग के बेटी से। फिर हमें उन दोनों की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मुबेक प्रिंसेस से कहता है, आपकी स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और मुझे वो दिन अभी भी याद है जब हम ट्रेनिंग करते थे, और क्या आपको भी वो दिन याद है? इस पर प्रिंसेस भी अपने मन में कहती है, हाँ मैं उस समय को कैसे भूल सकती हूँ। तुम और वायरंग मिनर्स के जितने भी सभी लोग हैं वे सभी सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा कर रहे थे उस दिन, और खास करके मैडम बेक वो तो प्योर इविल है, और वे सभी बुरी हरकतें जो तुम सभी ने मिलकर उस लड़के के साथ की थी, मुझे वे सब दिन अभी भी याद है। तुम कैसे उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा करते थे, और उसके बॉडी के ऊपर के जो निशान और वो कैसे रोया करता था, वे सब कुछ मुझे याद है। हालांकि उस इंसिडेंस को 10 इयर्स बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो मुझे पूरी तरह से याद है। और ये सब कुछ बातें अपने मन में कहते हुए अपने ऑरा का यूज करने लग जाती है। फिर उसे देखकर मुबिक भी हैरान होते हुए कहता है, वो तो नामगुन क्लैन की टेक्निक यहाँ पर यूज करने वाली है, लेकिन ये तो सिर्फ सिंपल सी स्पार मैच है। तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है, यौन ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट है, तो फिर तुम ओरा का यूज क्यों कर रही हो? और गाइस मुझसे एक गलती हुई थी, ये प्रिंसेस का बड़ा भाई है ना कि मास्टर। इस पर प्रिंसेस अपने मन में कहती है, ब्रदर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ओरा अपने आप रिलीज हो रहा है। फिर तुरंत ही वहां से गायब होकर मुबे के ऊपर अपने बाउंडरलेस हेवन टेक्निक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और अपने मन में कहती है, उस लड़के के उदासी पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? इस पर मुबिक भी उसकी तरफ देख कर कहता है, अगर वो इतना ज्यादा खतरनाक हमला मुझ पर करने वाली है तो मेरे पास भी दूसरी और कोई चॉइस नहीं है, और तुरंत ही अपने 9 हेवन आर्ट सेकंड फॉर्म का यूज करने लग जाता है। और जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराने ही वाला होता है, तभी एक आदमी उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों की स्वॉर्ड को रोक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये अलायंस लीडर होते हैं, और मुबिक और प्रिंसेस से कहते हैं, तुम दोनों तो सचमुच काफी ज्यादा स्किलफुल हो, लेकिन ये तो सिर्फ
सिर्फ एक कंपटीशन है और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के लिए इतना काफी है। इस पर मुबेक तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यवन हाउस होल्ड से मुबेक हूँ और जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर हमें नामगुन प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो सिर्फ उन्हें ग्रीट कर देती है। तभी अलायंस लीडर सभी लोगों से कहते हैं, क्या आप सभी लोग मुरिन के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड नहीं हो, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग मिल चुके हैं और हम सभी मिलकर यमेंग कल्ट के सभी लोगों के साथ लड़ाई करेंगे और उनका पूरी तरह से खात्मा कर डालेंगे। इस पर सभी लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हम जरूर ही जीत जाएंगे और हम सब मिलकर उन डेमंस लोगों को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा डालेंगे। फिर मुबेक प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस मुझे आपके साथ लड़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। तभी वहां पर एक आदमी आकर चिल्लाते हुए प्रिंसेस और उसके भाई को आवाज लगाता है। इस पर यंग मास्टर भी पीछे देखते हुए कहता है, ये आवाज तो। तभी हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो नामकुन क्लैन के डिसाइपल होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी प्रिंसेस का भाई उस लड़के के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो लड़का कहता है, ये यंग मास्टर। फिर उसकी आवाज सुनकर यंग मास्टर उससे कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, अपना टाइम ले लो। और क्या कुछ हुआ है क्या? इस पर वो डिसाइपल लड़का कहता है, योमेंग कल्ट के कुछ लोगों ने हमारे क्लैन के ऊपर अटैक किया और उनमें शामिल थे लूनार फेरी और वुशान फॉग। फिर उसकी बात सुनकर यंग मास्टर उसे हिलाते हुए कहते हैं, क्या ये सच है? इस पर वो डिसाइपल कहता है, हाँ ये सच है। और जैसे ही पेट्रियार्च को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत ही हमें ऑर्डर दिया कि आपको और प्रिंसेस को ये बात जाकर बताइए और उन्होंने हमारे पूरे एंटायर क्लैन को चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए हम वहां पर कुछ भी कर नहीं पाए। फिर उसकी बात सुनकर यंग मास्टर कहता है, क्या मदर और फादर ठीक है? इस पर वो लड़का कहता है, हमें नहीं पता, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई पेट्रियार्च ने तुरंत ही हमें आपके पास भेज दिया। यह बात सुनकर यंग मास्टर तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी प्रिंसेस वहां पर आते हुए कहती है, उन्होंने किस समय हमला किया था? इस पर वो लड़का कहता है, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन 3 या 5 बजे के बीच। फिर उसकी बात सुनकर प्रिंसेस अपने मन में कहती है, अगर ऐसा है तो लगभग आधा दिन बीत चुका है और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। फिर अपने ब्रदर को उठाते हुए कहती है, फादर अभी तक जिंदा होंगे, इसलिए हमें तुरंत ही अपने क्लैन की ओर निकलना होगा। तभी उसका भाई खड़ा होकर अलायंस लीडर से कहता है, हमें जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। इस पर अलायंस लीडर कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जितना हो सके उतना जल्द रीइंफोर्समेंट को भेज दूंगा। फिर उनकी बात सुनकर यंग मास्टर कहता है, मैं आपका थैंकफुल रहूंगा। तभी नामगुन प्रिंसेस अपने ब्रदर से कहती है, हमें जल्द से जल्द नामगुन क्लैन में जाना होगा।